दिमाग थोड़ी देर के लिए झटका खा गया। और चीजें तब और अजीब हो जाती है जब वो बिना सोचे अपना स्टेटस चेक करता है, ये देख कर कि उसकी सारी स्टेट्स लेवल 1 पर रीसेट हो गई है। उसके पास कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक खाली फाइल है। इससे पहले कि वो इस हकीकत को समझे कि वो एक बच्चे के रूप में फिर से जन्म ले चुका है, एक लंबा आदमी शानदार आर्मर पहने कमरे में आता है। औरत झुककर उसे सलाम करती है और उसे किंग बुलाती है। वो आर्मर वाला आदमी बच्चे के पास आता है, सख्त चेहरा बनाए हुए उसे ऐसे देखता है जैसे कोई कीमती चीज हो। उसके हाव भाव देखकर लगता है कि उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। इसकी मौजूदगी से ही हीरो को झट से समझ आ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली अमीर नहीं है, ये तो इस जगह का राजा है, शायद यहाँ का सम्राट। कुछ ही देर में बच्चे को एक सेरेमोनियल हॉल में ले जाया जाता है, नामकरण के लिए। एक पुजारी ये सेरेमनी करता है। कमरे में रोशनी फैल जाती है और बच्चे को आधिकारिक रूप से नाम मिल जाता है। उस पल से उसे नोहा के नाम से जाना जाता है। फिर पुजारी घोषणा करता है कि यह नवजात पहला शाही राजकुमार है। नोहा फौरन अपनी स्थिति फिर से चेक करता है। सच में एक नया टाइटल दिखने लगा है। शाही राजकुमार वो फिर से जन्मा है और इस बार सम्राट का बेटा बनकर आया है। सम्राट टाइम नहीं बर्बाद करता और पुजारी से नूह की जादुई ताकत के बारे में पूछता है। पुजारी बताता है कि वो पानी से जुड़ी हुई है और उसका इलाका होगा अल्मीरिया का, जो अपने पानी वाले कबीले के लिए फेमस है। ये सुनकर सम्राट का चेहरा रिलैक्स हो जाता है। रिजल्ट से वो पूरा संतुष्ट दिखता है। उसके बाद वो नूह के पूरे आंकड़े जानने की रिक्वेस्ट करता है। जैसे ही पुजारी ये बताता है, माहौल में हलचल मच जाती है। सब ठहर जाते हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलकता है। नूह के सारे उसके स्टेट्स तो पहले से ही फुल हैं और उसकी वाटर एफिनिटी एसएस रैंक तक पहुंच गई है। ऐसा लेवल ऑफ अवेकनिंग तो कभी सुना ही नहीं गया। एकदम नवजात बच्चे का अवेकनिंग पूरा होना तो मानो चमत्कार ही है। या सीधे शब्दों में कहे तो इस एम्पायर को ऐसी अजीबोगरीब टैलेंट मिला है जो पहले कभी देखा नहीं गया। ये समझते ही नोहा ने आखिरकार समझ लिया कि क्या हुआ। वो मरा, फिर से जन्म लिया और एक नोबल बनकर फिर से पैदा हुआ। बल्कि कोई आम नोबल नहीं, वो एम्पायर ऑफ मीर के शासक खून के हिस्से में है, जो योद्धाओं की एक नेशन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई। इसका कैपिटल बैठा है एक चौड़ी सी हरी भरी जमीन। और इस वक्त साम्राज्य मजे में है। दौलत बढ़ रही है, संस्कृति खिल रही है और ताकत से और भी ताकत खिंच रही है। बादशाह के खुद के 10 से ज्यादा बच्चे हैं। सबके सब शाही राजकुमार कहलाते हैं। सबकी इज्जत होती है और सबको सबसे बढ़िया माना जाता है। कुछ साल बाद जब नूह बड़ा होता है, तो वो समझने लगता है कि उसका ये अजीब सा स्टेटस सिस्टम कैसे काम करता है। बाकी सबको उसकी बातें एकदम जीनियस लगती है, पर नूह धीरे धीरे असलियत तक पहुंच जाता है। उसका हाई उसके वैल्यूज को उसके सब ऑर्डिनेट्स ने स्ट्रांग बनाया है। उसकी एसएस वाटर एफिनिटी जैसे कि आलमरिया से ही आती है और वो वाटर क्लान जो उसकी लॉयल्टी की कसम खाता है। उसके बाकी के एट्रीब्यूट्स भी उसी के सर्वेंट्स की वजह से बूस्ट होते हैं। यानी नोआ अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर और पावरफुल होता जाता है। जितने ज्यादा रिटेनर्स वो जुटाता है, उतने ही उसके स्टेट्स बढ़ते जाते हैं। और जैसे सिस्टम रिएक्ट करता है, नोआ को लगता है कि इस ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। जब मेट्स उसे दिन भर के लिए तैयार कर देती है, तो वे उसे एस्कॉर्ट करती है। नीचे जाते ही वो लोग आपस में धीरे धीरे कुछ कहने लगे। उन्हें नोआ बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी उम्र के बच्चे तो आमतौर पर शैतान छोटे डायनो जैसे होते हैं, हर वक्त हल्ला गुल्ला करते रहते हैं और चीजें तोड़ते रहते हैं। लेकिन नोआ एकदम शांत, संभला हुआ और अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा मैच्योर लगता है। इतना कि कभी कभी तो डरावना सा लगने लगता है। लंच के दौरान उसकी सबसे फिनिश्ड अटेंडेंट ईवली उसके पास आती है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। वो शिष्टता से कहती है कि उन्होंने कहा है कि नोआ अपना लंच खत्म कर सकता है। उनसे मिलने से पहले खाना खाने का प्लान था। नोआ ने फौरन मना कर दिया। कोई वेट नहीं कराना चाहता था। उसे अच्छे से पता है कि क्राउन प्रिंस कौन है और समझता है कि देर करना बेइज्जती है। वो तुरंत कहता है कि उसे सीधा उनके पास ले चलो। थोड़ी देर में वो अपने बड़े भाइयों अल्बर्ट, जो कि क्राउन प्रिंस है, और हेनरी, जो चौथे प्रिंस हैं, से मिलता है। वो सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान करते हैं और फिर अल्बर्ट अनाउंस करता है कि उसने एक गिफ्ट लाया है। उसी पल एक नौकर कमरे में आते हुए साफ कांपता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक हथियार का खोल होता है, जो एक डार्क सा ऑरा लिए हुए है।
जो माहौल को पूरा माहौल भारी हो गया है, नौकर घुटनों के बल बैठता है और उसे जमीन पर रख देता है। अल्बर्ट्स उसे खोलने का हुक्म देता है। जैसे ही म्यान खुलती है, नोआ पर एक जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। उसे सैनिकों की रुलाई सुनाई देती है, जैसे कि उनकी आवाजें तलवार से गूंज रही हो। अल्बर्ट से उन्हें बचाने की गुहार कर रही है। उन आवाजों में खौफ भरा हुआ है और नोआ को जल्दी से समझ आ जाता है कि ये कोई धोखा नहीं है। ये तलवार जंग की यादों में डूबी हुई है। अल्बर्ट फिर नोआ को हथियार उठाने को कहता है। नोआ की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। इस सब के बारे में वो वाली तलवार तो एकदम खतरनाक लग रही है, लेकिन क्योंकि ये क्राउन प्रिंस का गिफ्ट है, मना करना तो नामुमकिन है। वो इसे बड़े ध्यान से पकड़ता है। शुरुआत में भारी लगती है, लेकिन उसका शरीर जल्दी ही इसके साथ एडजस्ट हो जाता है और बैलेंस पा लेता है कि इस तलवार का नाम लेवियथन है। ये पानी की तलवार है जो एम्पायर की सबसे ताकतवर एलिमेंटल डॉक्ट्रिन है। इसे काबू करने की कोशिश में 120 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हेनरी को नोआ की बेचैनी साफ दिखती है और वो उसे तसल्ली देता है। कोई भी बंदा जिसे तलवार ने नहीं चुना, अगर उठाने की कोशिश करता है, तो उसकी बदकिस्मती से उसी पल वो इसके श्राप से मर जाता है। ये बात नोआ इसे पकड़ सकता है। इसका मतलब वो पहला टेस्ट पास कर चुका है। अल्बर्ट ने नोआ की पीठ पर हल्की थपकी मारी और संतोषजनक मुस्कान के साथ चला गया, ये कहते हुए कि ये एक बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन था। जैसे ही अल्बर्ट वहां से गया, नोआ चुपचाप समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या। तलवार जो वो अभी पकड़े हुए है, वो उसे बिना झिझक मार सकती थी, और फिर भी उसके बड़े भाई ने उसे ऐसे दे दिया जैसे कोई खिलौना दे रहा हो। नोआ ये बातें अपने अंदर ही रखता है। वो जानता है कि अगर उसने शिकायत करी तो ऐसा अगर किसी ने जोर से बोल दिया, तो रूम में बैठे किसी बंदे ने शायद डेजर्ट से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता। जैसे ही दोनों भाई हॉल से बाहर निकलते हैं, हेनरी अल्बर्ट के पास झुककर धीरे से पूछता है, सच में सही आइडिया है लिवायथन को नू के हवाले करना? वो तलवार अकेली ही बहुत कीमती थी और बहुत लोग इसे मास्टर करने के चक्कर में मर गए। अल्बर्ट बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है। वो कहता है कि क्योंकि नू की एकदम कमाल का है, इसीलिए तलवार उसके हाथों में ज्यादा अच्छा काम करेगी। और साथ ही अल्बर्ट मानता है कि उसे भी इस चीज का अनुभव करना था, अपने ही पालतू जानवर से चोट खाने का एहसास, और नोआह को तलवार संभालते हुए देखना इसी काम के लिए काफी था। उस रात नोआह ने देखा कि उसकी पर्सनल नौकरानी जोई कुछ अजीब सी बेचैन है। जब वो चाय डाल रही होती है, तो बार बार पीछे हटती है और उससे नजरें भी नहीं मिला रही। ये देख के नोआह ने पूछा कि क्या चल रहा। जोई ने कोशिश की कि बात को टाल दे, बड़े अदब से सिर झुकाकर कहा कि उसकी परेशानियां उसकी अपनी है और प्रिंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नोआ को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने बड़े आराम से फिर से पूछा। उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद जोई ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उसके गांव में हाल ही में बाढ़ आ गई थी। जिस खेत पर वो पली बढ़ी थी, वो पूरी तरह तबाह हो गया है। उसकी मम्मी की यही एकमात्र कमाई का जरिया था। हलाकान होकर जोई ने माना कि उसने दलदल में काम करने का सोचा था। गरीबी में जी रही कुछ औरतों ने बताया था कि एक प्रिंस की सर्विस करने वाली के तौर पे उसकी बड़ी कीमत मिलेगी। नोआ ने तुरंत ही इस ख्याल को रोक दिया। उसने कहा कि वो कभी भी अपने घर की किसी नौकरानी को ऐसे हालात में जाने नहीं देगा। ऐसी जगह उसकी जगह वो जो कि मम्मी को हवेली के गेट कीपर की नौकरी देता है, वो भी बढ़िया सैलरी के साथ। वो ये भी बताता है कि हवेली के पास एक खाली घर है, जहां जो और उसकी मम्मी आराम से रह सकते हैं। जो अपनी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुपा नहीं सकती कि इस बात से वो कितनी इमोशनल हो गई है। वो बार बार नोआ को उसकी अच्छाई के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन नोआ को पता है कि उसके सोचने का तरीका सिर्फ इमोशनल नहीं है। एक पुरानी मेड का वेश्यालय में काम करना उसके घर की इज्जत और उसकी अपनी पहचान पर बट्टा लगा देता। तीसरा प्रिंस, साम्राज्य के कानूनों में एक नौकर बस काम करने वाला नहीं होता। नौकर तो एक कुलीन परिवार का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाता है। जोए अब उस प्रिंस की है और जिंदगी भर उसी की सेवा करेगी। इसके बाद नोहा को पूरा विश्वास हो जाता है कि जोए अब कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। इसके तुरंत बाद नोहा डायलन को बुलाता है, जो मेंशन का बटलर है, और उसे जोए के गांव की सिचुएशन समझाता है। फिर वो डायलन को एक चौंकाने वाला आदेश देता है। वो उसे वहां जाकर जितनी हो सके उतनी जमीन खरीदने को कहता है।
नोहा समझता है कि जब बवाल मचते ही लुटेरे, मौके का फायदा उठाने वाले लोग और बेईमान व्यापारी आ जाएंगे, जो बेघर हुए लोगों का फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे। अगर ये लोग पहले प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, तो वहां रहने वाले परिवारों की हिफाजत कर सकते हैं। डायलन को एकदम झटका लगता है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि नू काफी कम उम्र का है, बल्कि उसकी पॉलिटिकल समझ भी गजब की तेज है। लेकिन एक दिक्कत है। डायलन बताता है कि इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए होगा, मतलब लाखों रिल। नूह को एहसास होता है कि उसने अभी तक फाइनेंशियल खर्चा सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह उसने तुरंत फैसला किया कि उसका हल यह है कि वो राजधानी के नीचे जो उसकी जमीनें हैं उन्हें बेच देगा। पर यह सुनकर डिलन एकदम घबरा जाता है। वो नोआ को याद दिलाता है कि वो जमीनें तो सम्राट ने खुद उसे तोहफे में दी थी। बिना इजाजत रॉयल प्रॉपर्टी बेचना तो बड़ा गुनाह होता है। हो सकता है इसके लिए कड़ी सजा भी मिले। लेकिन नोआ बिना वक्त गवाए जवाब देता है, अगर सजा मिलनी है तो अकेला वही झेलेगा। असली रईस लोग अपने लोगों के भविष्य के लिए होते हैं। और अगर कुर्बानियां देनी जरूरी हुई तो रईसों को देना चाहिए, किसानों को नहीं। डिलन खामोश हो जाता है दिल से। वो नोआह का गहरा धन्यवाद करता है, वैसे नहीं जैसे कोई नौकर मालिक का करता है, बल्कि जैसे एक आदमी जो जोई के ही शहर का है। उसकी कृतज्ञता असली है। अगले दिन सुबह ही सारी प्रॉपर्टी कैश में बदल चुकी होती है और नोआह उस इलाके में खरीदारी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले उसे अपने भाई हेनरी से अचानक मुलाकात होती है। हेनरी नोटिस करता है कि नोआ लेवाइथन को ले जा रहा है। वो फौरन पूछ बैठता है कि उसे तलवार से किसी तरह का अजीब प्रेशर फील नहीं हो रहा है जब से सेरेमनी हुई है। हालांकि उसे शक है कि इसका टेस्ट हो रहा है। हेनरी बताता है कि लेवाइथन कोई साधारण जादुई हथियार नहीं है। इसकी खुद की मर्जी होती है और ये सिर्फ उसी की सुनता है जिसे ये सही मालिक मानता है। नोआ के केस में तलवार उसे फिलहाल एक अस्थाई हैंडलर की तरह देखती है, ना कि असली मालिक की तरह। नोआहा जल्दी से समझ जाता है कि यह तलवार एक खतरनाक जानवर जैसी है, जिसे काबू में करना पड़ेगा। हैनरी उसे चेतावनी देता है कि इसे बिना सोचे मत घुमाना। अगर गलत वक्त पर इसे यूज किया तो ये दुश्मनों के बजाय खुद नोआ को ही ठिकाने लगा सकती है। ये बताने के बाद वो चेतावनी देते ही हेनरी निकल पड़ता है। जब नू और उसकी टीम 200 शहर में पहुंचते हैं, तो वहां की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। कभी हरा भरा इलाका अब जैसे भूतिया मैदान बन गया था। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे के पूरे मोहल्ले की इमारतें अब केवल गीले ढांचे बनकर रह गई थी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह कि कई प्रॉपर्टी के कागज पानी में बह गए थे। मतलब अब मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज राजसी स्तर के ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ना कि पुरानी रजिस्ट्री या परिवार के सर्टिफिकेट से। डायलन और वहां के लोकल अफसर हैरानी से देखते रह जाते हैं। एक बच्चा जो उनसे कई दशक छोटा है, इस सबको बस दिमाग लगाकर पहले से ही सोच लिया था। नोआ बस कंधे उचका के कहता है, ये तो बेसिक लॉजिक है। नोआ और जोई एक साथ डिजास्टर एरिया का जायजा लेने लगते हैं। वो जैसे ही गिरे हुए घरों और पानी में डूबे हुए खेतों के बीच से गुजरते हैं, नोआ की नजर एक लाइन में खड़े गांव वालों पर पड़ती है, जो लकड़ी की गाड़ियों के पास खड़े हैं। इंपीरियल सप्लायर्स इमरजेंसी खाना बांट रहे हैं। थोड़ी दिलचस्पी में नोआ एक डिब्बा उठाकर, उसकी महक ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जब वो थोड़ा सा टेस्ट करता है तो उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। खाना सड़ चुका है और पहले से ही खटास मार रहा है। नूह कुछ कहे इससे पहले ही एक गांव वाला उसकी बात सुन लेता है और फटाफट समझा देता है कि उनको शिकायत करने का हक नहीं है। आखिरकार वो ये भी तो गनीमत समझें कि कुछ मिल रहा है। ये सुनकर नूह का गुस्सा और बढ़ जाता है। एक तो प्राकृतिक आपदा के बीच भी सरकार अपने लोगों को ऐसा गंदा खाना दे रही है, जो जानवरों के लिए भी लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद जो सरकारी अफसर ये सब बांटने की निगरानी कर रहा है, वो आता है। उसका नाम है लॉर्ड गैरेट, जो एक मिडिल एज का रईस बंदा है। थोड़े चिकने मिजाज वाला, बात करने का अंदाज ऐसा जैसे हमेशा अकड़ में रहता हो। गैरेट को अच्छे से पता है कि खाना बेकार है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद कभी खाने वाला नहीं है। नोहा देखता है उसे भीड़ से नकली शालीनता और खोखली चिंता के साथ मिलते हुए, और फिर अचानक से उसके अंदर कुछ क्लिक होता है। नोहा आगे बढ़ता है और गैरेट को सीधा आड़े हाथ ले लेता है। वो बोलता है कि राशन खराब इसलिए है क्योंकि गैरेट ने रिलीफ फंड को अपने लिए डाइवर्ट कर लिया है और ठीक ठाक सामान की बजाय खराब चीजें सप्लाई कर रहा है।
ताकि अपने लिए मुनाफा बना सके। गैरेट सब कुछ साफ तौर पर मना कर देता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, वो अपनी चालें बदल लेता है। खुलकर कहता है कि संसाधन हमेशा कम होते हैं और जो टॉप पर बैठे हैं, उसके आदमी हंसने लग जाते हैं। जैसे भूखे गांव वालों को जानवर मानते हों, जो बचे कुचे पर भी शुक्रगुजार रहे। ये देखकर नूह के अंदर ऐसा गुस्सा जागता है जो उसे पता भी नहीं था। वो गैरेट को चेताता है कि संकट के वक्त में स्वार्थी भ्रष्टाचार सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि गद्दारी है। गैरेट उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। कहता है कि किसी बच्चे का बड़े लोगों को लेक्चर देना उसकी औकात से बाहर है। वो अपनी तलवार निकालता है और सोचता है कि नूह को धराम से गिरा दूं, ताकि सबको सबक सिखा सके। उसी वक्त नूह के साइड में रखा म्यान अचानक फट जाता है। लेविथान तलवार खुद को आजाद कर लेती है और उसके पास हवा में तैरने लगती है। पूरी आक्रामकता के साथ चमक रही होती है। वो हथियार सीधा नूह के शरीर में जादुई ताकत का जबरदस्त झटका डालता है। ये उसे आजमाने की फिराक में है। नूह के शरीर का बायां हिस्सा धीरे धीरे स्याह होने लगता है, जैसे तलवार की बद्दुआ उसे लीलने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। दिल की धड़कन तेजी से चलने लगती है। दबाव इतना जबरदस्त है कि हड्डियां भी चटक जाएं। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि नोहा का गेम ओवर हो जाएगा। फिर अचानक कुछ बदलता है। नोहा हार मानने से मना कर देता है। उसकी इच्छा शक्ति समुंदर की लहरों जैसी उठती है। लेविथान इसे समझ जाता है, थोड़ी लेकिन जबरदस्त। जद्दोजहद के बाद तलवार रुक जाती है। वो पूरी तरह से नोहा के सामने झुक जाती है और उसे अपना असली मालिक मान लेती है। गरजते हुए गैरेट अटैक करने की कोशिश करता है, पर नोहा उससे पहले ही मूव करता है। एक ही साफ कट के साथ वो गैरेट का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसका शरीर वहीं गिर जाता है जहां वो खड़ा था। गैरेट को यह भी मौका नहीं मिलता कि वो कुछ कर सके। दूसरा मौका बाकी के गार्ड्स में खलबली मच जाती है और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर नुआह लेवियाथन को जमीन पर जोर से पटक देता है। इस वार से जमीन बुरी तरह टूट जाती है और इतना गहरा गड्ढा बन जाता है कि कोई भी उसका तल नहीं देख सकता। नुआह खुद भी इसकी जबरदस्त ताकत से हैरान रह जाता है। उसी वक्त डोसो का नाइट कैप्टन रोवन अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचता है। वो इस नजारे को देखकर जड़ हो जाता है, फिर फटाफट एक घुटने पर झुक जाता है। जब रोवन जोर से नोआ को पहले इंपीरियल प्रिंस के नाम से पुकारता है, तो पूरा भीड़ डर और इज्जत में जमीन पर गिर जाती है। नोआ बड़े आराम से बताता है कि गैरेट और उसके साथी आपदा के पीड़ितों का फायदा उठा रहे थे और उन्हें खराब राशन खिला रहे थे, इसलिए ये सजा सही थी। वो रोवन को कहता है कि इलाके के बाकी भ्रष्ट अफसरों को पकड़ो। फिर वो खाने के बांटने का सिस्टम ठीक करता है ताकि बूढ़े और कमजोर लोग बिना डरे खाना खा सके। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं और रो पड़ते हैं। कई लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और नोआ को उनके सबसे बुरे वक्त में बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दूर उधर अल्बर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि नोआ ने लिवायथन को काबू कर लिया है। ये मैसेज पढ़ते ही युवराज के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आ जाती है। नोआ उम्मीद से भी ज्यादा काम का निकला। उसी हफ्ते नोआ अपने पापा से मिलता है, मन में पक्का करके कि उसे बिना पूछे शाही जमीन बेचने की सजा मिलेगी। मगर किंग उसको बस थैंक यू बोलते हैं। नोआ के फटाफट एक्शन से डाकू और मौके के खिलाड़ी फार्मलैंड पर कब्जा नहीं कर पाए और मजबूर फैमिलीज को गुलाम होने से बचा लिया गया। बादशाह भी इस बात से उतना ही खुश है कि लेवियाथन ने नूह को मान्यता दे दी है। जब नूह का स्टेटस फिर से चेक किया जाता है तो उसकी वाटर एफिनिटी ट्रिपल एस रैंक तक पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उसने डोसो को ठीक करके नए साथी बना लिए थे। ये देखकर बादशाह उसे हुक्म देता है कि वो अपनी टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल करके साम्राज्य की भलाई करे और उसके फैसले को सही मानता है। नूह के उभार का पहला चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन कहानी इंपीरियल कैपिटल मेल्स की ओर मूव करती है। शहर पूरे जोश में है। राजनीतिक रसूख, दौलत और कल्चर का ये पूरा जाल फैला हुआ है। इसको दुनिया का सबसे शानदार जगह माना जाता है। नूह यहां पहुंचता है और इस जगह की बड़ी बड़ी चीजों को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। यूनिक्स ने पहले बताया था कि पास में एक यंग सिंगर परफॉर्म कर रहा है, तो नूह उसी तरफ निकल पड़ता है। उसके फॉलोअर्स में से एक म्यूजिक भी उसके साथ है, जो अब नूह का साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसने डोसो की वफादारी जीत ली है। वो खुद को नूह के लिए कर्जदार समझती है, क्योंकि उसने उसके लोगों को बचाया था। जब वो लोग बाजार से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में लोग फुसफुसाहट हो रही है कि यार ये जो यंग प्रिंस है वो कितना मैच्योर हो गया है।
लेकिन नोआ इसे आसानी से टाल देता है और कहता है कि इंसान की क्वालिटी हमेशा इंप्रूव हो सकती है, परफेक्शन तो कभी नहीं आती। जब वो एक छोटे से प्लाजा में पहुंचता है, तो उसे एक प्यारी सी आवाज गुनगुनाते हुए सुनाई देती है। वो सिंगर एक लड़की है जिसका नाम एलिस है। उसकी टेक्निक अभी इतनी पॉलिश्ड नहीं है, पर उसकी आवाज में ऐसा इमोशन और सच्चाई है कि लोग खींचे चले आते हैं। नोआहा चुपचाप देखता रहता है। इस बात से इम्प्रेस होता है कि वो इतनी छोटी उम्र में भी कितनी सीरियस है। अचानक से एक आदमी स्टेज पर आता है और उसे डांटने लगता है। वो पूछता है कि ये गाने वाने में टाइम क्यों बर्बाद कर रही है। उसे याद दिलाता है कि उसके मामूली कमाई से वो अपने बाप का कर्जा कभी नहीं चुका पाएगी। एलिस धीरे से कहती है कि उसके पास गाने के अलावा और कुछ नहीं आता। आदमी गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है। नोआ आगे बढ़ता है। वो आदमी से पूछता है कि क्या वो सच में सबके सामने मारपीट करने का इरादा रखता है। एलिस नोआ से कहती है कि बीच में मत आ, लेकिन नोआ उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मम्मी के पास वापस भाग जा। नोआ फिर बड़े आराम से शाही कानून की धारा सुनाने लगता है। बच्चों पर माँ बाप का कर्ज चुकाने की कोई मजबूरी नहीं होती। एलिस को इसे चुकाने के लिए मजबूर करना या उसे अपने शरीर को बेचने के लिए धकेलना राजधानी में एक आपराधिक हरकत है। वो आदमी नोआ को शर्ट से पकड़ लेता है, मगर नोआ उसे जमीन पर पटक देता है और उसके साथियों को ऐसे ठोकता है कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। जब पूछा जाता है कि क्या वो और आगे बढ़ना चाहता है, तो आदमी भागने का फैसला करता है। जाने से पहले वो बदला लेने की कसम खाता है, मगर रुक जाता है जब उसे वो कार्ड दिखता है जो नोआ के हाथ से गिरा था। उस कार्ड में उसका टाइटल लिखा हुआ है। उसे आखिरकार समझ आता है कि उसने किस पर हाथ डाला था, प्रिंस। अब जब सारा झंझट खत्म हो गया, नोआ ने एलिस की तरफ देखा और उसकी आवाज की तारीफ की। फिर उसने पूछा कि उसकी मम्मी की दवा के लिए कितने पैसे चाहिए। जब एलिस ने बताया, तो नोआ ने एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर की, जो वो रेगुलर देगा। उसने कहा कि वो बिना टेंशन के गाए, और अगर वो बेहतर होती है तो सैलरी और बढ़ा देगा। आखिर में नोआ ने एलिस से कहा कि गाना जारी रखे, उसे और सुनना है। लड़की पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ाने पर वो फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज बड़ी मस्त तरीके से गूंज रही है। प्लाजा में जैसे ही सीन बदलता है, कुछ ही देर में कैमरा कट करता है और अब हम नोआ के घर के गेट पर हैं। जैसे ही वो पास आता है, नोआ देखता है सामने कुछ लोग घुटनों पर बैठे हुए हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो के वो पूछता है, भाई ये कौन है? उसके साथ चल रही मेड बताती है कि ये वही लोग हैं जो पहले आए थे माफी मांगने के लिए, सिंगर से माफी मांगने के लिए। नोआ साइज में देखकर गार्ड्स को बोलता है, इनको बाहर निकालो। वो ये भी कहता है कि इनको साफ साफ मैसेज देना, लोग किसी राजकुमार से जब चाहे मिलने नहीं जा सकते, उनकी और उसकी सीमाएं होनी चाहिए। सही है ना? फिर उसका बड़ा भाई हेनरी आ जाता है। वो देखता है कि नोहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। हेनरी कहता है कि इस तरह लोगों से कैजुअली डील नहीं किया जा सकता। इससे शाही घराने की शान में कमी आती है और प्रिंसेस का रुतबा भी कम होता है। नोहा मानता है कि ये बात तो ठीक है, पर इसमें एक और वजह भी है। वो अपने भाई को अंदर बुलाता है बात करने के लिए। बैठने के बाद नोहा असली बात समझाता है। सीन ऐसा था कि वो लोग एलिस से पैसे वसूल रहे थे, तो उसने उसे नौकरी दे दी और अपनी प्रोटेक्शन में रख लिया। पक्की सैलरी और बड़े लोगों का सपोर्ट मिला है, अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। हेनरी आईब्रो उठा के पूछता है कि क्या उसकी सिंगिंग वाकई इतनी लाजवाब थी। नोहा इस सवाल को इग्नोर करते हुए सीधा कहता है कि उसे उससे दूर मत ले जाना। हेनरी को अचानक समझ आता है कि नोहा का सोचने का लेवल कितना आगे निकल चुका है। फ्रैंकी और गैरी, जो उम्र में नोहा के सबसे करीब हैं, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो अभी भी बच्चे हैं, डिप्लोमेटिक नहीं हैं और छोटी छोटी चीजों में भी स्ट्रगल करते हैं। बेसिक एटिकेट की बात चल रही थी। नोहा धीरे से बताता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उनकी माओ अलग अलग हैं। हेनरी और गैरी खून के रिश्ते में भाई है, तो उनके बीच का रिश्ता थोड़ा अलग है। हेनरी के पास गैरी के साथ बच्चेपन की ज्यादा यादें हैं, जबकि नोहा उस माहौल से अलग ही बड़ा हुआ। जिज्ञासा में हेनरी टॉपिक बदल के पुराने जमाने की तलवार लिवाइथन के बारे में पूछता है। उसने अफवाह सुनी थी और कंफर्म करना चाहता था कि नोहा बोलता है कि तलवार की अपनी मर्जी है और वो सिर्फ उसी का कहा मानती है जिसे वो पहचानती है। हेनरी हंसते हुए कहता है कि तलवार अभी भी नोआ की साइज के हिसाब से बहुत बड़ी है। नोआ इससे सहमत नहीं है
और दिखाने का फैसला करता है। बिना किसी चेतावनी के वो अचानक बड़ी तलवार निकालकर मेज पर रख देता है। हेनरी तो एकदम चौंक जाता है। वो पूछता है कि नोआ ने इतनी बड़ी नेशनल खजाना कैसे छुपा रखा था। नोआ अपनी बाजू की ओर इशारा करता है और बताता है कि लेवियथन ने उसे इसे स्टोर करना सिखाया। हेनरी तो चुप ही रह जाता है। एक लीजेंडरी आर्टिफैक्ट जो 200 साल से सील्ड था, उसने 9 साल के बच्चे को सिखाया कि कैसे उसे अपने कपड़ों में छुपाना है। ये सीन तो पूरा अविश्वसनीय है, लगभग मजाक जैसा, बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते। बाहर जो लोग पहले भगा दिए गए थे, फिर से इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे गुस्से से भर गए हैं। वो बड़बड़ाते हैं और बदला लेने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर मौका मिला तो वो नूह को मार देंगे। तभी नूह चुपचाप लिवायथन की ऑरा को एक्टिवेट कर देता है। एक अदृश्य दबाव की लहर उन पर गिरती है, जो उन्हें घुटनों पर लाकर छोड़ देती है। एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नूह से सिर उठाने की विनती करता है, ताकि वो फिर से सांस ले सके। हेनरी बाहर आता है और पूछता है कि नूह ने इस बार क्या किया। नूह कैजुअली बोलता है कि उसने बस थोड़ी सी लिवायथन की ताकत दिखाई थी। हेनरी को समझ में आ जाता है तुरंत। नोआ वाकई में तलवार का उस्ताद हो गया है, कोई भी दिखावा नहीं कर सकता। जब ऐसा माहौल बने कि बड़ों बड़ों को बिना छुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। सीन फिर बदलता है। नोआ को एक दावत में बुलाया जाता है और वो सही सही तैयार होकर पहुंचता है। सोच रहा है कि शाम अच्छी गुजरेगी। जब वो अंदर जाता है तो हॉल तालियों से गूंज उठता है। वहां के रईस उसके शानदार लुक और उसकी परिपक्वता से प्रभावित हो जाते हैं। एक आदमी नोआ के कमर पर टंगी तलवार पर नजर पड़ते ही पूछ बैठता है, ये क्या है भाई? नोआ बड़े ही स्टाइल से इसका नाम बताते हुए समझाता है कि ये लेवाइथन उसे विरासत में मिली है। बंदे के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे यकीन ही न कर पाए। कोई बंदा हंसते हुए इसे नकली बता देता है। लेवाइथन को यह बात एकदम बर्दाश्त नहीं होती। तलवार से जहरीला धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। कई कमजोर मेहमान वहीं धड़ाम से गिर जाते हैं। नोआ के दिमाग में ख्याल आता है कि यार, लेवायथन का गुस्सा तो बहुत तेज है। जो आदमी पहले मजाक उड़ा रहा था, वो अब डरते हुए और तारीफ करते हुए ताली बजाने लगता है। बोलता है कि ये तो वही है जिसकी उम्मीद थी। एक शाही राजकुमार से जो उम्मीद होती है, यहां वही माहौल है। बॉलरूम में एक ठंडी लहर सी फैल गई है। सबको लग रहा है कि कहीं मौत की छाया मंडरा रही है, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि देश के सबसे बड़े खजाने के पीछे असली ताकत छुपी है। जब किसी ने पूछा कि उस नॉवल का क्या हुआ जिसने पहले नोआ का अपमान किया था, तो नोआ ने बड़े कूल अंदाज में कह दिया कि उसने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग कोई फर्क नहीं डालते। ये बात एकदम ठंडी, कॉन्फिडेंट और खौफनाक तरीके से कही गई। नोबल्स आपस में फुसफुसा रहे हैं और नोआ को उसकी कमाल की स्किल के लिए तारीफ मिलती जा रही है। पास ही खाने की पार्टी खत्म होते ही एक आदमी नोआ के पास अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ आता है। दोनों में फर्क साफ नजर आता है। आदमी एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने हुए है। नोआ को फट से समझ आ जाता है। उसके हाव भाव, उसकी आंखें, और जब उससे बात होती है तो उसका थोड़ा सिकुड़ना। वो पहले गुलाम रही होगी। नोआ आराम से इस बारे में बात करता है और आदमी घुटनों पर बैठते हुए ये बात मान लेता है। वो बताता है कि उसने उसे बतौर गुलाम खरीदा था, लेकिन उसने जल्दी सीख लिया और टैलेंट भी दिखाया, इसलिए उसने उसे आजाद कर दिया और गोद ले लिया। नोआ को यह बात एकदम सही लगती है। फैसले के बाद वो दोनों को अपने मैंशन में फिर से आने का न्योता देता है। जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो एक बुजुर्ग नवाब कहता है कि वो बड़ा चतुर है। अगर वो नोहा के साथ वहीं रुक जाता और बातचीत करता रहता, तो लोगों की जलन और ईर्ष्या का शिकार बन जाता। नोहा मानता है और कहता है कि लड़की ने भी तुरंत रक्षात्मक रवैया अपना लिया जब उसने तलवार को छुआ। ये उसका जीने के लिए बना एक स्वाभाविक मूव था। फिर भी उसने बिना सोचे अपने मास्टर की हिफाजत के लिए खुद को तैयार कर लिया। अगले दिन नोहा शहर में शांति से घूम रहा है। सड़कें बिजी और मजेदार है और लोगों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। एक बार उसने खुद को थोड़ी मस्ती करने दी। टहलते टहलते उसका सामना अपने बड़े भाई ऑस्कर से हो गया। ऑस्कर पूछता है, अरे तू अकेला राजधानी में घूम रहा है क्यों? तो नोहा कहता है, बस यार, थोड़ा ब्रेक लेना था, दिमाग को फ्रेश करना था। ऑस्कर फिर उसे चेतावनी देता है, भाई थोड़ा ध्यान से घूमना, तेरे लेवल के लिए बिना गाड़ी के चलना थोड़ा रिस्की है। जब ऑस्कर को पता चलता है कि नोहा फ्री है आज, तो वो थोड़ा चेयरफुल होकर कहता है, चल कहीं घूमने चलते हैं साथ में। फिर वो हंसते हुए बोलता है, चल भाई, शहर में गड़ा खजाना ढूंढते हैं।
दोनों भाई रोड पर मस्ती करते हुए चलते हैं। नोहा उन्हें वो इलाका पहचान में आ गया। ये वो मशहूर गली है जहां पूरे साम्राज्य से एंटीक सामान जमा होता है। ऑस्कर बताता है कि यहाँ कभी कभी तो असली खजाने मिल जाते हैं, पर ज्यादातर माल नकली होता है, जो भोले भाले अमीरों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। इसी वजह से इतने सारे नकली सामान के बीच असली चीज ढूंढना अब अमीरों का शौक बन गया है। मतलब पैसे उड़ाने वाले और अपनी शान बचाने वाले लोगों का खेल। जब एक दुकान से दूसरी दुकान तक वो कुछ खास नहीं पाते, तो ऑस्कर आखिरकार लंबी सांस लेकर कहता है कि आज का दिन तो नहीं है, खजाना खोजने का सही दिन है। वो जाने ही वाला होता है, लेकिन नोआ की नजर एक धूल भरी किताब पर पड़ती है, जो एक कपड़े से ढकी स्टॉल पर चुपचाप पड़ी होती है। बेचने वाला भी उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही नोआ उसे उठाता है, उसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। धूल साफ करके उसे पता चलता है कि यह किताब एक ग्रिमोयर है, जो कभी लिजेंडरी विंड मेज एंड्रियास के पास थी। नोआ को तुरंत इसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है। एक असली ग्रिमोयर तो आराम से 1000 येन की कीमत का होगा। हालांकि शुरुआत में वो किताब के अंदर लिखी सब बातें समझ नहीं पाता। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने हवा वाले एट्रीब्यूट में एकदम से बढ़त महसूस हुई। ये फीलिंग एकदम साफ थी। ऐसा तो कोई चीज ही कर सकती है, जिसमें अपनी खुद की एक मर्जी हो। कुछ तो अंदर सील किया हुआ है। बिना देरी किए नोआ ने लेविथन निकाल लिया। ऑस्कर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे ही तलवार बाहर आई, ग्रिमवायर ने जोर से रिएक्ट किया। पन्नों से एक अजीब सा मांस निकला, जिसका रूप की तरह ट्विस्टेड स्पिरिट का था। ऑस्कर वही जम गया और सोचने लगा कि कहीं ये कोई बैन किया हुआ आर्टिफैक्ट तो नहीं है, जो कैद करता है बदले की आग में जल रही आत्माओं को। वो चिल्लाता है, नोआ भाग। पर हमारा हीरो एकदम शांत है। एक साफ मूव में नोआ हवा की धार छोड़ी, जो उस आत्मा को चीर देती है। वो साया थोड़ी देर चीखता है, फिर हवा में गायब हो जाता है। भीड़ शॉकवेव से थोड़ी सहम जाती है, पर किसी को चोट नहीं लगती। ऑस्कर नोआ के पास दौड़कर आता है, पूछता है किसी को चोट तो नहीं लगी। नोआहा कूल तरीके से जवाब देता है कि उसने जानबूझकर ऊपर निशाना लगाया, ताकि कोई भी प्लाजा में इस अटैक की चपेट में ना आए। ऑस्कर देखते रह जाता है, बेहद हैरानी में, जब उसे ये पता चलता है कि उसका छोटा भाई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है जितना उसने सोचा था। तभी भीड़ में से एक अच्छे कपड़ों में सजा हुआ बंदा बाहर आता है। वो अपना नाम एलन बताता है, जो उस एंटीक शॉप का मालिक है। वो बताता है कि उसने नूह के सारे कारनामे बड़े ध्यान से देखे हैं, और उसे लगता है कि लड़के को कुछ दिलचस्प चीज पसंद आ सकती है। एक छोटे मखमली डिब्बे से वो एक रिंग निकालता है, जिसके चारों ओर हल्का सा काला असर होता है। एलन बताता है कि उसने ये रिंग बहुत से टैलेंटेड लोगों को दिखाई है, मगर किसी ने भी उस पर कोई असर नहीं डाला। नूह सोचता है कि कहीं ये अंगूठी बस बेकार तो नहीं। एलन सिर हिलाकर बताता है कि उसने इसे बेचने की, फेंकने की, यहां तक कि किसी को देने की कोशिश भी की, फिर भी ये हमेशा उसके पास लौट आई। नूह की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। एक जादुई चीज जो अपने मालिक को छोड़ने से मना कर दे, ये थोड़ा अजीब और शायद खतरनाक भी है। ऑस्कर एक्साइटेड हो जाता है और नूह को इसे पहनने के लिए कहता है। जैसे ही अंगूठी नो की उंगली में जाती है, एक आवाज उसके दिमाग में सीधी बात करती है। उस चीज का क्लासिफिकेशन एसएसएस रैंक बताती है। इसका मतलब कोई समझ पाता उससे पहले ही वो रिंग जादू से चमकने लगती है, और नोहा के बदन पे एकदम से काले आर्मर का सूट बन जाता है। चौराहा पूरा हैरानी से भर जाता है। लोग एकदम पीछे हट जाते हैं। नोहा अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और अपनी शंका साफ कर लेता है। ये आर्मर सीधे उसकी एट्रीब्यूट्स को बूस्ट नहीं करता, मतलब ये कुछ हद तक अलग है, जैसे लिवाइथन और ग्रिमवायर। पर इसके अंदर एक पूरी की पूरी किताब है, जादुई स्पेल्स की, जो इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। नोहा एलन को कहता है कि वो बाद में मुआवजा भेज देगा, पर तभी ऑस्कर बीच में कूद पड़ता है। वो जोर देकर कहता है कि वो ही पेमेंट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये आर्मर एक गिफ्ट हो। तलवार के बाद अब ये आर्मर, ऑस्कर को समझ आ रहा है कि नोहा में कुछ खास बात है। किस्मत उसके इर्द गिर्द कुछ अलग ही सीन बना रही है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाद में जब बग्गी मेंशन के पास पहुंचती है, तो नोहा नीचे उतरते ही अलर्ट हो जाता है। एक दुश्मन अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोहा बिना किसी मेहनत के उस अटैक को रोक लेता है। दर्जनों सोल्जर उस हमलावर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑस्कर आंखें फाड़े पूछता है कि नोहा ने यह कैसे किया, इतनी जल्दी शील्ड बना ली। नोहा ने बताया कि वो रिंग दुश्मनी को भांपते ही खुद ब खुद एक्टिव हो गई,
उसने लेवायथन को आर्मर में डालकर ऑटोमेटिक डिफेंसिव बैरियर बना लिया। ओस्कर तो हैरान रह गया। अलग अलग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को इस तरह जोड़ पाना तो किसी आम प्रिंस के बस की बात नहीं होती। फिर सीन बदलता है और नोआ उस टैवर्न में जाता है जहां एलिस परफॉर्म करती है। वो पूरे जोश में गाती है और उसकी आवाज कमरे में गूंज उठती है। लेकिन जब नोआ देखता है तो उसे पता चलता है कि ग्राहक एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और झगड़ा शुरू करने वाले हैं। उसके लिए लड़ाई झगड़े हो रहे थे। बिना देरी किए उसने फिर से शील्ड उठाई और झगड़ा रोकने के लिए फ्लोर पे एक झटका मारा, जिससे सब शांत हो गए। फिर नोआ उस मालिक से पूछता है कि यहां पर इतनी लड़ाइयां क्यों होती है। बंदा पसीना पोंछते हुए नर्वस सा बताता है कि जो गड़बड़ करने वाले कस्टमर होते हैं वही इस बार का धंधा चला रहे हैं। नोआ को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ देर बाद नोआ ने पूरा बार ही खरीद लिया। मालिक खुशी से अपने घुटनों पर गिर पड़ा। एलिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। पूछ बैठी कि क्या उसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना वाकई सही है। वो सोच रही थी कि आखिर उसे कैसे चुकाएगी। नोआ ने जवाब दिया कि उसका बस यही पेमेंट होगा कि वो अपनी आवाज में गाना जारी रखे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो सच में उसे एक सिंगर के तौर पर इतना महत्व देता है। नोआ ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो चाहता है कि एक दिन सम्राट भी उसकी आवाज सुने और उस दिन तक वो चाहती है कि वो बिना किसी डर और बोझ के परफॉर्म करती रहे। लड़की इमोशंस में डूब गई, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने कभी भी एक नोट मिस कर जाती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, नरम और ताकतवर दोनों ही। और नू बड़े मजे से सुन रहा होता है। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका होता है। वो सच में एक खजाना है और उसको उससे पहले नू ने ढूंढ लिया। सीन कट होता है और नू अब अपने घर पे है। जैसे ही नौकरानियां उसे तैयार करती है, वो बताती है कि एचजे के गवर्नर जनरल लॉर्ड मरे ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं। नू उन्हें फट से अंदर बुलाने को कहता है क्योंकि वो पहले से तैयार है। थोड़ी देर के लिए कहानी रुकती है, ये समझाने के लिए कि शाही परिवार की एक पुरानी परंपरा है। हर प्रिंस को एक इलाका दिया जाता है। ये एक तरह से सम्मान भी है और ट्रेनिंग भी, क्योंकि असली शाही बंदा वही है जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, टैक्सेशन और असली लोगों को गवर्न करना सीख ले। उन इलाकों के लोगों के लिए शाही प्रिंस सच में उनके लॉर्ड बन जाते हैं। वो उन पर भरोसा करते हैं और अगर वो नाकाम हो जाता है तो उनका हाल बुरा हो जाता है। लॉर्ड मरे भी अलग नहीं थे। उनका जन्म अल्मरिया में हुआ था, जो वाटर क्लान का घर है, और अब वो हजाओ के उर्वर इलाके का राज करता है। वो कमरे में आता है, झुककर सलाम ठोकता है और खुद को गवर्नर जनरल बताता है। नूहा कहता है, यार इतना टाइट मत बन, जिससे वो बंदा थोड़ा ढीला हो जाता है। मरे समझाता है कि करीब 1.5 साल पहले उसे सम्राट ने हजफ की देखरेख के लिए अपॉइंट किया था। नूहा सीधे पूछता है, इलाके का क्या हाल है। उसे याद आता है कि हजफ ने पीढ़ियों से बाढ़ से जूझा है और मरे को खास तौर पर इस सिचुएशन को संभालने के लिए चुना गया था। हजफ के बारे में सब जानते हैं, अपने जबरदस्त खेतों की वजह से, जहां धान की ढेर सारी फसल उगती है। लेकिन क्योंकि ये एक नदी के मुड़ाव के पास बसा हुआ है, ये हर बार आने वाली बाढ़ से हमेशा खतरे में रहता है, जो पूरी फसल साफ कर सकती है। सम्राट चाहते थे कि ये हालात ठीक हों, तो उन्होंने वहां एक पानी के मामले का माहिर भेज दिया। नोआहा पूरी तरह समझना चाहता है कि काम कितना हुआ है, तो वो सीधा पूछता है कि अभी का प्रॉब्लम क्या है। मरे बताते हैं कि मामला एकदम सीधा है। अभी तक बजट मिला नहीं है और वो पैसे खर्च नहीं कर सकते जो उनके पास है ही नहीं। नोआ का चेहरा थोड़ा उतर जाता है क्योंकि जैसे ही जितना उसे पता है, बजट मंजूर हो गया और भेज भी दिया गया है। मरे एक कन्फर्म करता है कि इसे सम्राट ने मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही ये भी समझाता है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां उठाई। नोआ को फट से सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो मरे को साथ चलने का ऑर्डर दे देता है। सीन सीधा वित्त मंत्रालय में शिफ्ट होता है, जहां नोआ अंदर जाता है और एक हाई रैंकिंग अफसर का सामना करता है। नोआ बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पूछता है कि बाढ़ कंट्रोल करने के लिए बजट में देरी क्यों हो रही है। वो बंदा जवाब को थोड़ा नरम करने की कोशिश करता है। वो दावा करता है कि इसके पीछे कुछ वाजिब वजहें हैं और समझाने लगता है, राजनीतिक गोलमोल भाषा में बात करते हुए। नोआ उसे रोक देता है। वो उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा कुछ कहने वाला है जो बच्चा भी ना समझ पाए, तो चुप ही रहे तो अच्छा है। वो आदमी थोड़ी हिम्मत जुटाकर बात जारी रखता है। वो बताता है कि पिछले साल एचजे जॉब में जबरदस्त बाढ़ आई थी।
कई परिवारों के घर बर्बाद हो गए थे और ये देखकर सम्राट का दिल बहुत पिघला। उन्होंने सहानुभूति में आकर पूरे साल के लिए उस इलाके को टैक्स से मुक्त कर दिया था। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो पैसा टैक्स नहीं देने से बचा है, अब उसे इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाढ़ कंट्रोल प्रोजेक्ट। वो आदमी नू से पूछता है, क्या उसे लॉजिक समझ आ रहा है? नू उसे यकीन न होने वाली नजरों से देखता है। वो पूछता है, क्या वो आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है? जब बाढ़ आई तो सम्राट ने दया दिखाते हुए टैक्स नहीं लिया। कोई पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, कोई बचत नहीं थी। मिनिस्ट्री ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो इनकम पहले ही मिल चुकी हो और अब उसे रिसाइकल कर सकते हैं। नूह थोड़ा ठंडे अंदाज में फिर से पूछता है, क्या ये कोई मजाक है? घिरे हुए आदमी का आखिरकार दम टूट जाता है। वो मान लेता है कि असली वजह यह है कि वो रिलीज नहीं कर सकते। बाढ़ नियंत्रण का बजट इसलिए है क्योंकि अभी दरबार में बादशाह के लिए एक समर रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है। बादशाह अब बूढ़े हो गए हैं और राजधानी की गर्मियों में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। नया रिसोर्ट ऐसी जगह बनेगा जहां हवा ठंडी होती है। वैसे तो ये एक रिहायशी जगह होगी, पर म्यूजिक छोड़ो, ये एकदम महल जैसा होगा। इसे बनाने के लिए उन्हें एक पूरी नई सिटी बनानी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। खजाने की हालत पहले से ही तंग है। हर साम्राज्य वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए और मंत्रालय के पास तो पैसे खत्म हो गए हैं। नू का सब्र टूट जाता है। वो आदमी को एकदम बेइज्जती का टाइटल दे देता है और पूछता है कि क्या वो सम्राट को पागल दिखाना चाहता है। यार, बाढ़ नियंत्रण तो जरूरी है। हर साल जॉब के लोग परेशान होते हैं। फिर भी मंत्रालय वैकेशन होम बनाने में लगा है और सम्राट को बेरहम दिखाने पर तुला हुआ है। ऑफिसर घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि उसका ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। नूह उसे बोलता है कि पैसे तुरंत रिलीज कर, वरना वो इस बारे में बातचीत करेगा। सीधा सम्राट से बात कर ली। अफसर घबराया हुआ है। सीधा सम्राट से बात करना मतलब मंत्रालय की भ्रष्टाचार और नालायकी सब सामने आ जाएगी एक झटके में। वो नोआ से मिन्नतें करता है कि बात आगे मत बढ़ाना और पूरे बजट को तुरंत रिलीज करने का वादा भी कर देता है। मरे हैरान रह जाता है कि कैसे नोआ ने इतनी जल्दी पूरा मंत्रालय झुका दिया। वो नोआ के धैर्य की तारीफ करता है, ये मानते हुए कि उसकी बातचीत एकदम तेज, सटीक और बहुत ही असरदार थी। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने नोआ को ऐसी सिचुएशन में फंसाया, लेकिन नोआ ने पहले ही समझ आ गया था कि यही वजह थी कि मरे उसके पास आया था। मरे फटाफट बाढ़ नियंत्रण के काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एक संदेशवाहक आता है और नोहा को बताता है कि सम्राट उसे बुला रहे हैं। सिंहासन कक्ष में सम्राट नोहा को ही जॉब मामले को सही से निपटाने के लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सुना है कैसे नोहा ने माबरी को धराशायी कर दिया। नोहा इस बात से चौंक जाता है कि जानकारी इतनी जल्दी फैलती है। सम्राट शांति से जवाब देते हैं कि जानकारी भी एक हथियार है। नोहा को चाहिए कि हर कोशिश करो इसे मास्टर करने की। नू कहता है उसने तो बस नेचुरल तरीके से काम किया। बादशाह मुस्कुराता है, जो एक बंदे के लिए नेचुरल है वही दूसरों के लिए तो भयंकर मुश्किल हो सकता है। बहुत लोग सही बोलना बस तारीफ करने के लिए सीखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सही और सटीक काम कर पाते हैं। सिर्फ 6 साल का होते हुए भी नू अपने पापा पर गहरी छाप छोड़ देता है। राजा उसे खड़ा होने को कहता है और फिर उसकी कमर पर लटके हथियार की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या ये सच में लेविथान है। वहां मौजूद एक मंत्री तो इसे देखते ही सन्न रह जाता है। हर कोई वहां महल वालों को लेवायथन के नाम की पूरी हवा है और उससे जुड़ी बेहिसाब ट्रेजेडीज के बारे में भी सबको पता है। ये सोचना कि एक बच्चा न सिर्फ इसे चला रहा है बल्कि इसे अपने काबू में भी कर लिया है, ये तो लोगों के लिए एकदम नामुमकिन सा है। नोआ को वो बैंक्वेट याद आता है। उस दिन उसने अगर तलवार को रोका नहीं होता तो वो बिना सोचे समझे पूरे के पूरे हॉल के नवाबों को साफ कर देती। ये जानते हुए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो इसे सही से कंट्रोल करना सीखे। थोड़े टाइम बाद महल वालों ने एक तलवार ट्रेनर को बुलाया। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। ऐसा डेमियन नोबल के नाम से जाना जाता है। उसे पूरे एम्पायर में सबसे तगड़ा तलवारबाज माना जाता है। ऐसा मास्टर जिसकी टेक्निक इंसानी समझ से परे कही जाती है। सम्राट नोआ को उसके अंडर ट्रेनिंग के लिए कहते हैं, लेकिन डेमियन साफ करता है कि वो सिर्फ टेक्निक नहीं देखेगा, बस पोटेंशियल देखेगा। नोआ को यह देख के बड़ा इंप्रेस हुआ कि सम्राट भी मार्शल मामले में डेमियन की अथॉरिटी को खुलेआम मानते हैं। डेमियन नोआ से कहता है कि बिना किसी रोक टोक के मुझ पे अटैक करो।
नोआ आगे बढ़ता है, उसके हाथ में लेवायथन है, और जैसे ही वो मूव करता है, उसकी नजर भर जाती है तलवार के पुराने मालिकों की गूंज के साथ। एकदम साफ सुथरे मूव से वो पास आके डेमियन से तलवार छीन लेता है। डेमियन घुटने पे गिर जाता है। वो मानता है कि उसे नू को कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं। लड़के की ताकत और फुर्ती तो 6 साल के बच्चे जैसी है, मगर उसकी टेक्निक एक मास्टर के लेवल की है। उसे सिखाने की कोशिश करना बस बेवकूफी होगी। नू ने पूरी तरह साम्राज्य के सबसे बड़े तलवारबाज को हरा दिया है। सम्राट एकदम हैरान रह जाता है। थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबा रहता है। गौर करने के बाद उसने नूह को इस साल के नाइट सिलेक्शन का इंचार्ज बना दिया। नूह ने गर्व के साथ ये जिम्मेदारी ली। कहानी में बताया गया है कि नाइट सिलेक्शन पूरे साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक है। मीर का साम्राज्य हमेशा से ही योद्धाओं का देश रहा है। पुराने जमाने से ही यह माना जाता था कि असली टैलेंट मार्शल स्किल्स में ही होता है। सिलेक्शन के दौरान जो वॉरियर्स देश भर में हुई कड़ी प्रिलिमिनरी बैटल्स में टिके रहते हैं, वो राजधानी में इकट्ठा होते हैं। मैचेस होते हैं, बिल्कुल खतरनाक और अक्सर मौत पे खत्म होते हैं। जो भी जीतता है, उसे नाइट का टाइटल मिल जाता है। जैसे ही कोई योद्धा नाइट बनता है, उसकी पहली ड्यूटी होती है किसी बड़े साहब की सेवा करना। अगर नोआह सही सबऑर्डिनेट चुनने में कामयाब रहता है, तो उसकी पावर उनके साथ ही बढ़ेगी। पूरी ताकत देने से पहले बादशाह नोआ से एक जरूरी सवाल पूछता है। वो कैसे सिलेक्शन करना चाहता है। नोआ बिना सोचे जवाब देता है। वो सारे रीजनल क्वालिफायर्स को खत्म करके सबको सीधे। राजा ने सोचा कि चलो राजधानी में ही सिलेक्शन रखा जाए, ताकि हर लड़ाई को अपनी आंखों से देख सके। राजा को यह आइडिया जम गया। वो भी ना सारे प्रांतों के मैच अलग से देख सकता है, और किसी होनहार योद्धा को राजनीति, भ्रष्टाचार या किसी कारण से खो देना सही नहीं होगा। वो नोआ से कहता है कि ध्यान रखना कि कोई भी टैलेंटेड योद्धा उसकी नजर से ना बचे। सीन शिफ्ट होता है नोआ और एक छोटे से गांव की लड़की के बीच बातचीत है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे गांव से कोई सिलेक्शन में हिस्सा लेता है। लड़की बताती है कि हाँ, लेकिन हर साल बस एक ही बंदा भेजा जाता है। आम लोगों के लिए वो गांव उनके लिए एम्पायर के ऊपरी तबके में एंट्री का एकमात्र रास्ता है। नू को यह बात अच्छे से समझ में आती है। उसके सुधार में अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है वो ले सकता है। लड़की मानती है कि आइडिया अच्छा है, पर थोड़ी झिझकती है। नू उसे खुलकर बोलने को कहता है। वो समझाती है कि उनके गांव से सिर्फ एक ही बंदा compete करता है। ये ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि खर्चे की वजह से है। राजधानी में ट्रैवल और रुकने का खर्चा एकदम महंगा है। पूरा गांव मिलकर पैसे इकट्ठे करता है। सिंगल बंदा सबकी उम्मीदें लेकर चलता है। अगर ज्यादा लोग भेजे गए तो सब कर्जे में डूब जाएंगे। नोआ ने तुरंत ठान लिया कि वो इस बाधा को भी हटाएगा। वो चाहता है कि जितने हो सकें ऑप्शन हो और पैसों की वजह से टैलेंट वेस्ट ना हो। उसने ऐलान कर दिया कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स के ट्रैवल और रहने के खर्चे खुद उठाएगा। लड़की उसे चेताती है कि खर्चा बहुत भारी पड़ेगा। नोआ आराम से बोलता है कि सब कुछ दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने बटलर को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि पता लगाए कि कितने दिल्ली में खाली मकान है, उन सबको खरीद लो। साथ में ये भी बोलता है कि एक व्यापारी दोस्त से तुरंत बात कर लो। बाद में नोआ की उसी व्यापारी ग्रुप से मुलाकात होती है जो पहले बैंकेट में मिले थे। उनमें से एक बंदा पूछता है कि नोआ क्या महल के लिए नौकर भर्ती करने का प्लान बना रहा है। नोआ पूछता है कि भेजने का इरादा है क्या। वो आदमी इसकी पुष्टि करता है। नोआ समझाता है कि अगर व्यापारी सक्सेसफुली किसी को महल के अंदर रखवा देता है, तो उसे इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाएगा। अगर वो नौकर सम्राट के दरबार में बुलाया जाए और बाद में उसकी पत्नियों में से एक बन जाए, तो प्रॉफिट ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। व्यापारी जोर देकर कहता है कि ये मौजूदा रिक्वेस्ट से अलग मामला है, और बताता है कि उसने पहले ही नू की हवेली में काफी गिफ्ट्स भेज दिए हैं। नू समझाता है कि अगर औरत बस उसे पसंद आ जाए तो वो उसकी सिफारिश कर देगा, लेकिन अगर वो सच में उसके टेस्ट के हिसाब से फिट बैठती है तो व्यापारी को ठीक उसी स्टैंडर्ड की लड़की देनी होगी। व्यापारी समझ में आने का इशारा करता है और एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि उसके दुकान के प्लेक पर तरता हुए प्रिंस का क्रेस्ट लिख दिया जाए। नू पूछता है क्या वो ये इरादा रखता है कि उसके अंडर में काम करना होगा। फिर वो उसे वार्न करता है कि धोखा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करता। घर के रास्ते में नोहा सोचता है कि बायरन उसके साथ होने से उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। अगर सब कुछ इसी स्पीड से चलता रहा तो उसकी पावर और भी तेजी से बढ़ेगी।
अचानक नोहा देखता है कि उसकी पानी वाली ताकत कुछ कम हो गई है। परेशान होकर वो समझता है कि अलमरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर वो महल लौटता है बादशाह से बात करने। नोहा पूछता है कि उसे इस मामले का पता कैसे चला। तभी एक और अधिकारी आता है और बताता है कि वहां पर अलमरिया में बगावत हो गई है। वो नोआ को बधाई देता है और फिर पूछता है कि उसे क्या लगता है, ये बगावत किस पैमाने पर है। कोई चीज जो एसएस से एस पर आ गई हो, वो पहले नजर में आधी लगी होगी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लेवल का बदलाव होता है। वो समझाता है कि ये मिड स्केल का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें लिमिटेड फोर्सेस हैं। सम्राट नोआ से पूछता है कि क्या वो इस लड़ाई की कमान संभालना चाहता है। नोआ मना कर देता है। उसे लगता है कि वो असली जंग में अनाड़ी है और हेनरी इस पर सवाल करता है। फैसला लेते हुए दोनों साथ सफर कर रहे थे। एक प्रिंस के लिए बगावत की कमान संभालना तो नाम और इज्जत कमाने का परफेक्ट तरीका होता है। नोआहो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं तो अभी जवान हूं। तभी लेवियाथन उसके साइड में ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सीन को भांप गया हो। जब गाड़ी रुकती है तो अचानक उन पर कातिलों का धावा बोल जाता है। नोआ तुरंत अपनी ढाल वाले जादू को एक्टिवेट करता है और पूरी तरह से अटैक्स को रोक देता है। उसे पता चल जाता है कि यह जादू वाला गेम कौन खेल रहा है। ये तो अलमरिया के पानी वाले जादूगर है। वो आगे बढ़ता है और बिना ज्यादा मेहनत किए उन्हें हरा देता है। ये सोचकर कि उन्हें मारना नहीं है, नोआ ऑर्डर करता है कि इन्हें पकड़ लिया जाए। रोका छुपा सा था वो। उसे पता है कि जो बड़े बड़े विद्रोही होते हैं वो अक्सर खुद को खत्म कर लेते हैं। बजाय पकड़े जाने के, घर लौटते ही उसने उस व्यापारी को बुलाया और सीधा धमकी दी कि अगर एक भी बात बाहर गई तो वो उसे मरा हुआ मान लेगा। फिर उसने उस व्यापारी को कहा कि जितना हो सके उतना घोड़ों का चारा खरीद ले। नोआ को शक है कि विद्रोहियों ने शायद बाहर से घोड़े मंगा लिए हैं। उनका चारा काटने से उनकी मूवमेंट रुक जाएगी और हेनरी की मुहिम में मदद मिलेगी। उसने व्यापारी को तुरंत चलने का ऑर्डर दे दिया। ये सब पूरा करने के लिए टास्क यानी ये एनीमे का रिकैप खत्म हो गया।